नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर काफी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे सामने कुछ संवैधानिक लेख हैं, कानूनी दस्तावेज हैं और कुछ पुराने ऐतिहासिक फैसलों के हिस्से भी। तो मकसद ये समझना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है, ये चुनाव होता कैसे है और मतलब इस जटिल लगने वाली प्रक्रिया के पीछे की सोच क्या है। चलिए इसको खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं भारतीय संघवाद और हमारी संसदीय प्रणाली के बीच बुना गया एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो राष्ट्रपति को पूरे देश की तरफ से वैधता तो दे, पर असली शक्ति संसद और प्रधानमंत्री के पास ही रखे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वोट देता कौन है? क्योंकि ये कोई आम चुनाव तो है नहीं जहां हर नागरिक वोट डालता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो चुनकर आए हैं। निर्वाचित सदस्य। हाँ, निर्वाचित। और उनके साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। यहाँ निर्वाचित शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये जो मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो वोट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई खास वजह थी? हाँ, देखिए, सोच ये थी कि मनोनीत सदस्यों को, चाहे वो राज्यसभा में हो या विधानसभाओं में, उन्हें केंद्र या राज्य सरकार नामित करती है। तो अगर उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता तो ये माना जा सकता था कि वे सत्ताधारी दल के पक्ष में ही वोट करेंगे। अच्छा, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता था। बिल्कुल। इसलिए सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और जब हम राज्य कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पारंपरिक राज्य नहीं है ना? सही कहा। 1992 में एक संशोधन हुआ था, 70वां संशोधन। उसके बाद से इस परिभाषा में दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं, क्योंकि उनकी अपनी विधानसभाएं। जी। यहाँ पर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा सामने आता है। दिल्ली और पुडुचेरी का तो साफ उल्लेख है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में क्या? अगस्त 2019 के बाद जब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसकी अपनी विधानसभा भी है, तो क्या उसके विधायक वोट दे सकते हैं? ये आज के समय का एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो अनसुलझा संवैधानिक सवाल है। अनुच्छेद 54 में दिल्ली और पुडुचेरी का नाम तो जोड़ दिया गया, पर जम्मू कश्मीर का नहीं। और 2019 का जो पुनर्गठन अधिनियम है वो इस पर पूरी तरह से चुप है। वाह, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भविष्य में नजर रखनी होगी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस चुनाव को सबसे अनोखा बनाता है, वोट की गिनती। क्योंकि यहाँ हर किसी का वोट बराबर वजन नहीं रखता। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इन भारी भरकम शब्दों का असल मतलब समझते हैं? देखिए, यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम नहीं है जहाँ सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है। यहाँ सिस्टम अलग है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि आप अपनी पसंद को रैंक करते हैं। ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी, ये तीसरी। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर पहली गिनती में किसी को बहुमत नहीं मिलता और आपकी पहली पसंद वाला उम्मीदवार दौड़ से बाहर हो जाता है, तो आपका वोट बेकार नहीं जाता। अच्छा, वो आपकी दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला हो। ठीक है, ये तो हुई वोटिंग की प्रक्रिया। लेकिन वोट के मूल्य या वैल्यू का क्या? हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य सिक्किम के विधायक से बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और यहीं पर संविधान की दूसरी खूबी सामने आती है। इसके पीछे दो सिद्धांत काम करते हैं। पहला, राज्यों के बीच एकरूपता, और दूसरा, संघ और राज्यों के बीच समानता। एक विधायक यानी एमएलए के वोट का मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। और फिर जो संख्या आती है उसे 1000 से और भाग दिया जाता है। और एक सांसद यानी एमपी के वोट का मूल्य वो कैसे तय होता है? उसके लिए देश के सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को जोड़ा जाता है। सारे विधायकों के? हाँ, सारे। और फिर उस कुल मूल्य को संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। एक मिनट, तो एक सांसद के वोट का मूल्य निकालने के लिए पहले देश के सारे विधायकों के वोटों को जोड़ना पड़ता है? ये तो
काफी जटिल लगता है। जटिल जरूर लगता है, लेकिन ये समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है। इसका मकसद ये है कि पूरे देश के सभी विधायकों के वोटों का कुल वजन संसद के सभी सांसदों के वोटों के कुल वजन के ठीक बराबर हो, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच एक शक्ति संतुलन बना रहे। बिल्कुल, कोई एक पक्ष दूसरे पर हावी न हो सके। जब मैं इन दस्तावेजों को देख रहा था तो एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। हम सब जनसंख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आज की आबादी है ही नहीं। ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। मुझे पहले लगा कि शायद ये कोई टाइपो होगा, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। हाँ, और ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही दूरदर्शी फैसला था। 70 के दशक में सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से बढ़ावा दे रही थी। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने इसे बहुत गंभीरता से लागू किया और अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर काबू पा लिया। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों ने जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। तो अगर हम आज की जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल करते तो जिन राज्यों ने राष्ट्रीय नीति का पालन किया, उन्हें एक तरह से सजा मिलती। कैसे? राष्ट्रपति चुनाव में उनके वोटों का मूल्य कम हो जाता, संसद में उनकी सीटें कम हो जाती। तो 84 संशोधन के जरिए ये तय किया गया कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना ही आधार बनी रहेगी। ये तो सच में एक कमाल की बात है। तो हमने ये समझ लिया कि ये चुनाव कितना जटिल है, लेकिन इस चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि कोई भी आकर कह दे कि मुझे राष्ट्रपति बनना है। बिल्कुल नहीं। संविधान के अनुच्छेद 58 में इसके लिए कुछ बहुत साफ शर्तें हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। सही कहा। लेकिन सिर्फ योग्य होना ही काफी नहीं है। हमारे स्रोतों के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया भी काफी सख्त रखी गई है। हाँ, और ये इसलिए ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरें। उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में होने चाहिए। और ये 100 लोग निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, यानी मौजूदा सांसद या विधायक। जी। इसके अलावा उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। आज के जमाने में तो ये रकम बहुत कम लगती है। हाँ, कम तो है। लेकिन सोचिए, अगर कोई उम्मीदवार कुल डाले गए वैध वोटों का छठा हिस्सा भी नहीं ला पाता तो ये राशि जब्त हो जाती है। ये एक तरह से सिस्टम का कहने का तरीका है कि प्लीज बी सीरियस। और इसी गंभीरता को बनाए रखने के लिए जीत का फैसला भी सीधे सीधे नहीं होता। उसके लिए एक कोटा सिस्टम है। कोटा? हाँ, विजेता बनने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के मूल्य के आधे से एक ज्यादा वोट हासिल करना होता है, यानी कुल वैध वोटों का मूल्य बटा 2+1। इतिहास में कोई ऐसा चुनाव हुआ है जहां ये पूरा सिस्टम कसौटी पर खरा उतरा हो, जहां पहली गिनती में कोई ना जीता हो? हाँ, एक बहुत ही नाटकीय चुनाव था। 1969 में वीवी गिरी का चुनाव। अच्छा। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जबरदस्त खींचतान चल रही थी। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन किया, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे। पहली गिनती के बाद किसी को भी जीत का कोटा नहीं मिला। तब क्या हुआ? तब पहली बार दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती हुई और बेहद करीबी मुकाबले में वीवी गिरी चुनाव जीत गए। ये दिखाता है कि ये सिस्टम सिर्फ गणित नहीं है, ये राजनीतिक संकट में भी एक स्थिर विजेता दे सकता है। और एक और दिलचस्प तथ्य हमारे स्रोतों में है। नीलम संजीव रेड्डी जो 1969 में हार गए थे, बाद में भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध चुने गए। जी, 1977 में उनके खिलाफ 36 अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन जांच के बाद उन सभी के पर्चे खारिज कर दिए गए। तो अंत में सिर्फ वही बचे और बिना वोटिंग के राष्ट्रपति चुन लिए गए। अच्छा, मान लीजिए चुनाव में कोई धांधली का आरोप लगे या कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो उसका निपटारा कौन करेगा? कोई उम्मीदवार हाईकोर्ट जा सकता है? नहीं, इसका जवाब संविधान के अनुच्छेद 71 में साफ लिखा है। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी संदेहों और विवादों की सुनवाई और फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है। और उसका फैसला अंतिम होगा? अंतिम। उसे कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर NB खरे बनाम भारत निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण मामला भी है। जी,
उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात साफ की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव को चुनौती देने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक वैधानिक अधिकार है। इसका मतलब ये है कि आप सुबह उठकर ये नहीं कह सकते कि मुझे चुनाव पर शक है और मैं कोर्ट जा रहा हूँ। इसके लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत एक तय प्रक्रिया है और आपको उसी पर चलना होगा। तो चुनाव हो गया, विजेता की घोषणा हो गई। अब राष्ट्रपति के पद की बात करते हैं। संविधान उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां और सुरक्षा कवच भी देता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, उन्हें पद से हटाना भी लगभग नामुमकिन है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है और ये इतनी सख्त है कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। और ये प्रक्रिया है क्या संक्षेप में? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। फिर अगर वो प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब वो दूसरे सदन में जाता है जो आरोपों की जांच करता है। हाँ, और अगर दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये बहुत ही ऊंचा मायार है। शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति बहुत अहम है। हाँ, राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। यह शक्ति सेना के कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा पर भी लागू होती है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय शक्ति है जो राज्य के प्रमुख को दी गई है। और अंत में उन्हें एक असाधारण सुरक्षा भी मिलती है अनुच्छेद 361 के तहत। जी, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, ना तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उन्हें जेल भेजने की कोई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये उनके पद की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक सीधी साधी प्रक्रिया नहीं है। यह एक अप्रत्यक्ष भारत मतदान प्रणाली है जो हमारे देश के संघीय संतुलन को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है। हमने देखा कि कैसे हर वोट का मूल्य अलग होता है, कैसे 50 साल पुराने जनगणना का आंकड़ा आज भी प्रासंगिक है और कैसे उम्मीदवार बनने की राह भी बहुत कठिन है। और ये पूरी प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी या किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधि न होकर पूरे देश का प्रतिनिधि हो। यह संविधान निर्माताओं की उस दूरदर्शिता को दिखाता है जो एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख चाहते थे जो रोजमर्रा की दलीय राजनीति से ऊपर हो और राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन सके। सही कहा, न तक स्थिर है। जब इन आंकड़ों को वर्तमान जनसंख्या के आधार पर फिर से समायोजित किया जाएगा तो विभिन्न राज्यों, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के वोटों के मूल्य में भारी बदलाव आएगा। इस बदलाव का भारत की संघीय राजनीति और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ सकता है? Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.